So when I took him for surgery, the heart was like hardly 10-15% only. Kidney function जो रहता है creatinine 3.2 था. He had almost 4 to 5 cycles of dialysis after the operation. He is still alive. He is doing well. चलने पे छाछ फूलना, चलने पे छाती में दर्द होना और 30% लोगों को एसिडिटी होता है. अगर तुमको चलने पे थोड़ा भी काम करने पे जॉ पेन हो रहा है या नेक पेन हो रहा है तो तुरंत तुम डॉक्टर के पास जाना मांगते हैं. ये दो चीज़ भी किए अपने पेशेंट को सुलाने का जिधर है उधर 3 एस्पिरिन की टैबलेट खिला दो उनको. सो सेकेंडली सॉर्बिटेड 5 मिलीग्राम टैबलेट जबान के नीचे रख देने की और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचने में ईजी हो. ऐसा पेशेंट अगर अल्कोहलिक रहेगा तो उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है, लिवर मेटाबॉलिज्म. तो ये जो एनेस्थीसिया ड्रग्स रहते हैं जल्दी मेटाबॉलाइज होते हैं. मतलब इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन जो आईसीयू में काफ़ी 90% पेशेंट को याद नहीं रहता क्या हुआ आईसीयू में, कैसा हुआ रिकवरी. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वीके मंजे विचारकर और आज हमारे साथ है डॉक्टर राहुल कैची जो कि बहुत ही मशहूर नासिक के कार्डियक सर्जन है. नमस्ते डॉक्टर जी. नमस्ते वीके जी. सर, आपसे मुझे पहला सवाल ये करना है कि सबसे कठिन सर्जरी आपने कौन सी की है और वो कैसे यादगार बनी है? कठिन सर्जरी ऐसा एक तो नहीं बोल सकता मैं, कम से कम 3 तो बोल सकता है. एक सबसे डिफ़िकल्ट सर्जरी थी, यंग 45 ईयर ओल्ड पेशेंट था जिनका हार्ट के ऊपर जो वेसल रहती है जिसको अपन एओर्टा बोलते हैं या मेन ब्लड वेसल जो खून लेके जाती है शरीर को, वो पूरी फट गई थी. और वो खाली वो ब्लड वेसल फटी नहीं थी, वॉल भी लीक हो रहा था और ब्रेन को जो 3 वेसल्स जाते हैं उसमें भी वो टीयर चला गया था. मतलब ब्रेन के भी वेसल्स फट गए थे और नीचे का पाइप भी पूरा अपने लेग वेसल्स तक फट गए थे. मतलब द होल पाइप हैड टॉर्न अपार्ट कम्प्लीटली इंक्लूडिंग द ब्रेन वेसल्स. सो ऐसा सर्जरी इज़ लाइक द मॉर्टलिटी, मतलब द डेथ रेट ऐसा सर्जरी में 50% रहता है. और पेशेंट यंग था और नोन टू मी थे वो लोग. सो इट वॉज मोर ऑफ अ स्ट्रेस सिंस नोन टू मी एंड वेरी हाई रिस्क सर्जरी. तो हमने उसको सर्जरी को ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स सर्जरी चली थी वो, जिसमें हमने वॉल, बाईपास, पूरा हार्ट का ऊपर का पाइप, ब्रेन वेसल्स, ये सब रिप्लेस किया था हमने. तो ये सर्जरी को अराउंड 7 to 8 आवर्स लगे थे. ब्लीडिंग बहुत होता है ऐसा सर्जरी में. द डेथ रेट इज़ अराउंड 50% विच द पेशेंट हैड सक्सेसफुली गॉन होम ऑन डेज 8 आई थिंक. और ब्रेन वेसल्स जब भी हम रिप्लेस करते हैं ऐसे पेशेंट के तभी हमको सर्कुलेशन पूरा बंद करना पड़ता है, हार्ट लंग मशीन भी बंद करना पड़ता है. मतलब ब्रेन को हार्ट भी नहीं चल रहा है, लंग्स भी नहीं चल रहे और मशीन भी नहीं चल रहा है. ही इज़ लाइक ए डेड मैन, सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं उसको हम. तो 25-30 मिनट्स में सर्जरी करना पड़ता है ब्रेन वेसल्स का रिप्लेसमेंट. तो ये सब करके हमने पेशेंट को घर भेजा था. दैट वाज द मोस्ट रिवॉर्डिंग सर्जरी फॉर मी. दैट वाज नॉट अ फर्स्ट केस, वी हैड डन 3-4 केसेस लाइक दैट. एंड ये पेशेंट यंग था एंड ही वॉज known to me, so I remember him very clearly. Second surgery was my own uncle who had a heart function of only 15% with kidney failure, and being a relative like first uncle मेरा, तो they were like कि राहुल is there, मेरा भतीजा है तो ये सब देख लेगा, ये सब देख लेगा. They were not understanding how serious is the patient. तो I had, it was the whole responsibility was on me कि नहीं तू देख ले, तू बगूंगे. सो व्हेन आई टुक हिम फॉर सर्जरी द हार्ट वाज लाइक हार्डली 10-15% ओनली. प्लस हिज क्रिएटिनिन, किडनी फंक्शन जो रहता है क्रिएटिनिन 3.2 था जिसको डायलिसिस बाद में लगने वाले थे. उनका सर्जरी हुआ, डायलिसिस भी हुए, सब कुछ हुआ. इन बिटवीन ही वॉज क्वाइट क्रिटिकल. ही वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 15 days. ही हैड ऑलमोस्ट 4 to 5 cycles of dialysis after the operation. And all throughout surgery it was more of a stressful because being directly blood relation, the relatives were not understanding the seriousness of the disease because in spite of explaining to them, they were saying कि तू है, तू देख लेगा. So it was a double responsibility for me and that I can never forget. He is still alive, he is doing well. And third case was 13-year-old male जो मैंने सर्जरी किया था वो 2012-13 में 13 साल का लड़के का बाईपास किया था मैंने. ये लड़का हर जगह पे जाता था, पूना, बॉम्बे, सब जगह पे घूम रहा था कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है. और हर एक डॉक्टर बोल रहे थे कि 13 साल में छाती में क्या दर्द होता है, ऐसा थोड़ी ब्लॉकेज होता है. तो एवरीबडी वाज निगलेक्टिंग हिज कंप्लेंट्स, नोबडी वाज विलिंग टू टेस्ट हिम ऑल्सो.
तो जस्ट बिकॉज ही इनको स्कूल नहीं जाने का उसलिए शायद एक कंप्लेन कर रहा है, ऐसा लग रहा था. तो अपेरेंटली वन ऑफ द डॉक्टर इन शिरडी साईबा हॉस्पिटल, ही वेंट टू हिम एंड वी फाउंड एंड ही कॉल्ड मी कि राहुल 13 ईयर का लड़का है, मेरे को लगता है इसको ब्लॉकेज रहेगा. तो वी डिड स्ट्रेस टेस्ट, और स्ट्रेस टेस्ट करते ही जब 1 मिनट में स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आई, उसका एंजियो किया, ऑल 3 वेसल्स वे 100% ब्लॉक एट द एज ऑफ 13 ईयर्स. तो उनका बाईपास हमने किया था 13 साल के बच्चे का. तो काफ़ी यादगार रहेगा मुझे. और पेशेंट अभी भी जिंदा है, इज़ डूइंग वेरी वेल. उनका कोलेस्ट्रॉल कितना था? 1500. ट्राइग्लिसराइड्स 3000, ऐसा इसका फिगर्स. अभी वो ट्राइग्लिसराइड्स अराउंड 450 है, विच इज़ स्टिल हाई. बट उनको एक बीमारी थी फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, मतलब उनका ख़ानदान की बीमारी थी. वो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई रहता है जिसमें ब्लॉकेज जल्दी होते. तो ऐसा पेशेंट का बाईपास किया था, तो ज़िंदगी भर याद रहता है ऐसा पेशेंट. सर, कोई ऐसा कोई केस है जिसमें आप मरीज से व्यक्तिगत रूप में जुड़े हो? जब भी तक आप पेशेंट से व्यक्तिगत रूप से जुड़ नहीं जाते, तभी तक तुम 100% डिलीवर नहीं करते. आई कंसिडर एवरी पेशेंट एज माई फादर, मदर और ब्रदर, सिस्टर, एंड दैट्स वाई आई कैन गिव 100% रिजल्ट. हमारा डेथ रेट जो है, अभी मैं सह्याद्री में है पिछले 3.5 साल, पर लास्ट 27 ईयर्स आई एम ऑपरेटिंग हार्ट सर्जरी. आवर डेथ रेट इज़ ओनली 0.5%. ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ 1 to 2%. आवर इज़ ओनली 0.5%. मतलब मोर देन 12,000 सर्जरीज आर डन, जिसमें बाईपास का डेथ रेट इज़ ओनली 0.5 और वॉल रिप्लेसमेंट का डेथ रेट इज़ 1%. सो दैट कैन बी ओनली पॉसिबल जब भी तक हम पेशेंट से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते. और इट इज़ नॉट अ बिजनेस और दिस कोई शॉप कर रहा है, मैं शॉप सामान बेच रहा है. दिस इज़ आई एम डीलिंग विद समबडीज लाइफ. पेशेंट मेरे पास आता है तो पूरा बॉडी, पूरा उसका ही इज़ आत्मसमर्पित करता है हमको. तो ऐसा पेशेंट को मैं अगर इन्वॉल्व नहीं हुआ तो आई कैन गिव 100%. सो एवरी पेशेंट इज़ आई कंसिडर एज क्लोज टू मी. एंड इसी के कारण मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, भाई भाई, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बाप और लड़का, ऐसे 10 हुए ऐसे पेशेंट डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, मतलब ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, लड़का फादर का किया है, बाद में लड़के का भी बाईपास किया है. तो ये क्यों आते हैं? बिकॉज एक बॉन्ड बनता है पेशेंट के रिलेटिव से, पेशेंट से. So they have got faith in that, and then how they develop faith, unless you get closely involved with them, they should feel कि नहीं, डॉक्टर इज रियली डूइंग फॉर मी. तो इसके लिए सब भी पेशेंट से इन्वॉल्व होना जरूरी है. करेक्ट सर. और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हार्ट डिसीज़ के क्या क्रिटिकल साइंस है और कौन से साइंस है जिसे हमने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए? मैं तो कहूँगा इंडियंस को शार्प है. हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भी हमारी बीमारी. पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, बोलता है मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, तो डॉक्टर तो कहीं उसके घर पे गया नहीं था बुलाने को, उसको गार्डन में घूमने का हॉस्पिटल के आईसीयू में. सो द फैक्ट इज एवरीबडी हैज़ सिम्टम्स. देयर इज़ नो वेरी फ्यू पेशेंट्स, मतलब 5 to 10% पेशेंट रह जाएंगे उनको तकलीफ नहीं हुई और डायरेक्ट प्रेजेंट होते हैं हॉस्पिटल में अटैक आने के बाद. पर 90% पेशेंट्स हैव सिम्टम्स, सम ऑफ द अदर सिम्टम्स, जो अपन इंडियन लोग एक्सेप्ट नहीं करते. सिम्टम्स क्या रहते? चलने पे सांस फूलना, चलने पे छाती में दर्द होना. और दर्द अभी जरूरी नहीं लेफ्ट साइड में होएगा, इट कैन बी ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर. और 30% लोग को एसिडिटी होता है. अगर एसिडिटी तुम्हारी गोली से जा नहीं रही है तो समझना तुमको हार्ट की तकलीफ है. इसलिए सिम्टम्स आर डिफरेंट. इवन आर्म पेन, फोर आर्म पेन, हैंड पेन, लेफ्ट हैंड पेन ऑन एक्सर्शन इज अ साइन ऑफ ब्लॉकेज इन द हार्ट आर्टरीज. और दूसरा एक सिम्टम्स है जो क्लासिकल सिम्टम है, अगर तुमको चलने पे, थोड़ा भी काम करने पे जॉ पेन हो रहा है या नेक पेन हो रहा है विदाउट एनी मतलब डेंटल प्रॉब्लम, तो समझना तुमको हार्ट का अटैक का रिस्क है, तुमको ब्लॉकेजेस है, तुरंत तुम डॉक्टर के पास जाना मांगता है. और ऐसे पेशेंट को अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं गए तो देन यू प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल विथ हार्ट अटैक. हार्ट अटैक आने के बाद ट्रीटमेंट जो करते हैं सभी को करते हैं हम, उसका बेनिफिट 100% नहीं मिलता है. अगर हार्ट मसल डैमेज हो गया तुम्हारा तो तुमको 100% बेनिफिट नहीं मिलता है. इसलिए अगर तुमको सिम्टम्स हो रहे, तकलीफ हो रही है, तुम तभी हॉस्पिटल में आएंगे तो तुमको 100% बेनिफिट मिलता है. अगर किसी को हार्ट अटैक आता है यानी कुछ सिम्टम्स है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर सिम्टम्स है तो आप पेशेंट को, तुम्हारा रिलेटिव्स को बोलना होता है आप डॉक्टर के कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके मिल के आओ और ट्रीटमेंट चालू करो. अगर तुम्हारे सामने कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो बेस्ट क्या करना है, पेशेंट को सुलाने का, जिधर है उधर, कॉल फॉर हेल्प
एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। दूसरी, और तुम्हारे पास अगर एस्पिरिन की टैबलेट रहेगी, मेडिकल रहेगा बाजू में, या घर पे पेशेंट के पास टैबलेट रहेगी एस्पिरिन, और 325 मिलीग्राम एस्पिरिन टैबलेट अगर पेशेंट को आप चबा के खाने को देंगे और सॉर्बिटेट 5 मिलीग्राम टैबलेट जबान के नीचे रख देंगे, तो पेशेंट को एटलीस्ट हॉस्पिटल पहुंचने में ईजी होती है, पेशेंट का जान को खतरा कम होता है। तो ये 2 चीज़ भी किए अपने, पेशेंट को सुलाने का जिधर है उधर, बाय द टाइम हेल्प कम्स 3 एस्पिरिन की टैबलेट खिला दो उनको, या डिस्प्रिन, वॉट एवर इज इजीली अवेलेबल। और सेकेंडली सॉर्बिटेट 5 मिलीग्राम टैबलेट जबान के नीचे रख देने की, उससे तुम्हारा हार्ट अटैक का रिस्क जो आया रहेगा तो उससे कम होएगा, तुम्हारा क्लॉट डिजॉल्व होता है और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने में इजी होता है। सर ऐसा मैंने सुना है कि ओपन हार्ट सर्जरी के पेशेंट्स को जब सर्जरी होती है, प्रोसीजर होता है, कुछ बातें याद आती है। नहीं, आई थिंक इट इज़ अदर वे अराउंड। बाईपास सर्जरी जब हम करते हैं तो पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया ड्रग से पूरा पैरालाइज किया जाता है और बेहोश भी किया जाता है, तो उसको कुछ याद नहीं रहता है नॉर्मली। हाँ, याद किसको रहेगा, जिनको एनेस्थीसिया पूरा नहीं दिया गया है और एनेस्थीसिया देने के बाद भी पेशेंट लाइट रहा है, तो उसको याद रहता है। पर ये बहुत कम परसेंटेज रहता है, बिकॉज नॉर्मली एनेस्थेटिस्ट पूरा एनेस्थीसिया देते ही है। ऐसा पेशेंट अगर अल्कोहलिक रहेगा तो उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है, लिवर मेटाबॉलिज्म, तो ये जो एनेस्थीसिया ड्रग्स रहते हैं जल्दी मेटाबॉलाइज होते हैं और पेशेंट जल्दी लाइट होता है, तो पेशेंट को समझता है, याद रहता है कभी कभी। पर नॉर्मली ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के दरमियान और ऑपरेशन के बाद और आईसीयू का पीरियड जो रहता है वो नॉर्मली पेशेंट को याद नहीं रहता है। मतलब इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन जो आईसीयू में काफ़ी 90% पेशेंट को याद नहीं रहता है क्या हुआ आईसीयू में, कैसा हुआ रिकवरी, दे डोंट रिमेंबर, दे स्टार्ट रिमेंबरिंग फ्रॉम द वार्ड। फर्स्ट 48 आवर्स उनको कुछ याद नहीं रहता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज अंडर इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, इफेक्ट ऑफ ड्रग, पेन किलर्स, नॉर्मली पेशेंट को इतना ज़्यादा याद नहीं रहता है। सर हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए क्या? हर आदमी ने, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, 35+ में हेल्थ चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, तो स्ट्रेस के वजह से हार्ट डिसीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ गया है। नॉर्मली जब 2006 में जब इंडिया में आया था मैं कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, तो उधर बाईपास का एज, रूटीन एज ऑफ बाईपास वाज 75+, 70-75+। In 2006, the routine age of bypass was 65+ in India. Today, the routine age of bypass is 45-50+. इसका एक ही रीज़न है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट जिसको स्ट्रेस, किसको हार्ट अटैक आ सकता है। रिस्क फैक्टर्स तो सब जिसको है तो उसको तो है ही, आ ही सकता है। तो इसीलिए 35+ में आपको हेल्थ चेकअप करना ज़रूरी है। और लोगों का समझ है कि मेरा हेल्थ चेकअप नेगेटिव है और दे फील मेरा पैसा वेस्ट गया। I think you should celebrate your birthday after doing your health checkup only. So every year on the day of your birthday you should get a health checkup done and then you celebrate your birthday. जिसको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, मतलब फादर को डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर है, फादर को एंजियोप्लास्टी या बाईपास हुआ है, फैमिली में किसी को भी, फादर मदर किसी को भी, ऐसे लोगों ने बाय द एज ऑफ 35 हेल्थ चेकअप करना होता है। रूटीनली 40+ हम सजेस्ट करते हैं, और अदरवाइज 35+ जो हाई रिस्क पेशेंट्स है उनको हेल्थ चेकअप रेगुलर करना होता है। जरूरी नहीं है कि हेल्थ चेकअप पूरा बॉडी चेकअप कर लो, लिस्ट ऑफ 30 टेस्ट, ब्लड टेस्ट कर लो, इट इज़ ऑल हम्बग। बेसिक टेस्ट करना होता है अपने, लाइक ट्रेडमिल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड टेस्ट, ये सब करना जरूरी है। ट्रेडमिल में क्या समझता है अपने, अब अगर ट्रेडमिल किया, ट्रेडमिल मतलब स्ट्रेस टेस्ट, पेशेंट को हम स्ट्रेस मशीन पे भगाते और कंटिन्यूस ECG रिकॉर्ड करते, तो वो ECG में हमको समझता है पेशेंट को ब्लॉकेज है कि नहीं। रूटीन ECG में नहीं समझता है, रूटीन ECG निकाला तो हम सो के निकालते, और ऐसा ECG अगर नॉर्मल भी आ सकता है, पेशेंट को ब्लॉकेज रहेगा फिर भी ECG नॉर्मल आएगा। तो बेस्ट टेस्ट इज़ व्हाट, स्ट्रेस टेस्ट इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर द हार्ट, और उसके साथ लिपिड प्रोफाइल, ये 2 भी चीज़ किया आपने हर साल में तो भी काफ़ी सफिशिएंट है फॉर हार्ट चेकअप। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर राहुल कैचे, जो कि नासिक के बहुत ही मशहूर कार्डियक सर्जन हैं। Sir, it was great pleasure talking to you. Same here. Thank you very much.